नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। ये आप सभी के लिए एक छोटा सा मिनी मैराथन है। इसमें हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सभी राजवंशों को देखेंगे। उसके बाद उन राजवंशों से जुड़े जितने भी शासक हैं उनके क्रम को देखेंगे। यदि आप ये वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आने वाला जो भी वीडियो है या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो इतिहास को समझने में आपको आसानी होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। यदि हम इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 3 कैटेगरी में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यदि हम अंग्रेजी में बोले तो प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। और जो विशेषताएं हमारी इतिहास की शुरू होती है उसकी मेन पार्ट हमारा है हिस्टोरिक एज, जिसे हम मेनली हिस्ट्री भी कहते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें इनकी विशेषताओं के बारे में तो इन तीनों में एक चीज़ें कॉमन है, वो है पुरातात्विक साक्ष्य। चाहे वो प्रागैतिहासिक काल हो, आद्य ऐतिहासिक काल हो या फिर ऐतिहासिक काल, तीनों जगहों पे हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। लेकिन तीनों जगह पे हमें जो लिखित साक्ष्य है उसकी एविडेंस नहीं मिली है। जैसे कि यदि हम बात करें प्रागैतिहासिक काल के विषय में तो यहाँ से हमें कोई भी लिखित साक्ष्य रिटन फॉर्म में कोई भी चीज़ें हमें नहीं मिला है। जबकि यदि हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल में तो यहाँ पर हमें लिखित फॉर्म में चीज़ें मिलती है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा से हमें चित्राक्षर लिपि में लिखे गए लेख मिले हैं। बस यहाँ पे अंतर ये है कि ये नॉन रीडेबल है, हम इसे पढ़ नहीं सकते। वहीं यदि हम बात करें ऐतिहासिक काल के विषय में तो यहाँ पर हमें लिखित एविडेंस काफ़ी सारे मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ के जो भी लिखित साक्ष्य है हम उसे पढ़ भी सकते हैं। आसान सी भाषा में बोले तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, ये सारे आते हैं आपको हिस्टोरिक एज में यानी कि ऐतिहासिक काल में। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः हम पाषाण काल बोलते हैं। यहाँ पर अधिकतर काम जो हुआ करता था वो पत्थरों से हुआ करता था। वहीं अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल में तो यहाँ पर तांबा के साथ साथ पत्थरों का भी इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए हम इसे ताम्रपाषाण काल या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल के विषय में तो इनकी घटनाक्रम शुरू होती है पुरापाषाण काल से। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? तो पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल के बाद आता है आपका मध्यपाषाण काल, उसके बाद आता है आपका नवपाषाण काल। इसके बाद भी एक छोटी सी पीरियड आती है, वो है ताम्रपाषाण काल की और महापाषाण काल की। महापाषाण काल की शुरुआत होती है आपका बेसिकली दक्षिण भारत में। इसके बाद जो है शुरुआत होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है आपका वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को बेसिकली हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और इसकी शुरुआत होती है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में। इसके बाद आपका आता है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। तो उत्तर वैदिक काल की जो समयावधि रही है वो है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व की। उत्तर वैदिक काल के बाद शुरू हो जाता है 16 महाजनपदों का काल। और इन्हीं 16 महाजनपदों में एक प्रमुख महाजनपद होता है मगध, जिसका विस्तार होता है और यहीं पे आगे चल करके मौर्य साम्राज्य का नींव पड़ता है। मौर्य काल के बाद आता है आपका मौर्योत्तर काल। इस मौर्योत्तर काल में छोटे छोटे राजवंश काफी सारे रहे हैं, जैसे कि शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, इंडो ग्रीक शासक हो गए, शक हो गया, पहला हो गया, ये सब आता है आपका मौर्योत्तर काल में। आगे हम कंटिन्यू करेंगे डिटेल से। इसके बाद आता है आपका गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के बाद आता है आपका गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल को हम लोग पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। और इसके बाद फिर शुरू होता है आपका मध्यकाल, जिसे हम लोग बोलते हैं मिडाइवल एज। और इस मध्यकाल में शुरुआत होता है आपका दिल्ली सल्तनत का, मुगल साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। सूफी आते हैं इसमें, सूफी संत के अलावा आपका आता है भक्ति संत। तो ये सभी आते हैं आपके मध्यकाल में। मध्यकाल के बाद आपका शुरू होता है आधुनिक काल, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश युग। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग डिटेल से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं पाषाण काल के विषय में। पाषाण काल में शुरू होता है बेसिकली कहानी हमारा पुरापाषाण काल से। इसके बाद आता है आपका मध्यपाषाण काल। इसके बाद आता है आपका नवपाषाण काल। इसके बाद ताम्रपाषाण काल। इसके बाद महापाषाण काल, जिसे हम लोग बोलते हैं मेगालिथिक एज। इसके बाद शुरू होता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं।
इसके बाद आता है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद आता है आपका महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों को हम लोग देखते हैं। इन्हीं 16 महाजनपदों में आता है एक मगध, जिसका साम्राज्य का विस्तार होता है धीरे धीरे, और इस मगध साम्राज्य में अलग अलग राजवंशों के द्वारा रूल किया गया था, जिनमें सबसे पहले आया था बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश के संस्थापक थे बृहदत्त, इसका उत्तराधिकारी बना जरासंध, और सबसे अंतिम में आता है रिपुंजय। बृहदत्त वंश के बाद आता है आपका हर्यक वंश, इसका संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। अजातशत्रु के बाद के जो शासक रहे हैं ना, उनके विषय में मतभेद है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर देखें तो अजातशत्रु के बाद जो उत्तराधिकारी बना था वो था उदयभद्र। उदयभद्र के बाद आया था आपका अनिरुद्ध, उसके बाद आया था मुंडा। मुंडा के बाद है नागदर्शक, जिसे कि नागदर्शक भी कहा जाता है। वहीं अगर हम पुराणों के अनुसार देखें तो अजातशत्रु के बाद आया था दर्शक, उसके बाद नंदीवर्धन, उसके बाद उदयन, और सबसे अंतिम में महानंद। हर्यक वंश के बाद आपका आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, उत्तराधिकारी था कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा गया है। इसके बाद आया आपका नंदीवर्धन, जिसे महानंदिन भी कहा गया है। शिशुनाग वंश के बाद आपका आता है नंद वंश, इसका संस्थापक था महापद्म नंद, जिसे उग्रसेन भी कहा गया है। इसका उत्तराधिकारी बना पंडुक, उसके बाद पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, जिसे गोविंशक भी कहा गया है। इसके बाद दासिधक, कैवर्त, उसके बाद सबसे अंतिम में आता है धन, जिसे धनानंद भी कहा जाता है। इसके बाद भारत में विदेशी आक्रमण होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें प्रमुख जो आक्रमणकारी रहे हैं वो हकमनी राजवंश के रहे हैं, जैसे कि क्रूस, जिसे साइरस द्वितीय भी कहा गया है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी केम्सिज, उसके बाद दारा प्रथम और जरिक्सज। इसी समय सिकंदर भी भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं। और इसके बाद जो है फाइनली मौर्य वंश की स्थापना होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बनता है बिंदुसार, उसके बाद आता है अशोक। अशोक के बाद पुराणों में बताया गया है कि जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो है कुणाल। कुणाल का उत्तराधिकारी है बंधुपालित। बंधुपालित के बाद आता है आपका इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवधर्मन, और उसके बाद आपका आता है शतधनुष, और सबसे अंतिम में आता है बृहदत्त। वहीं अगर हम बात करें दिव्यावदान के अनुसार तो इसमें बताया गया है कि अशोक के बाद तो आता है कुणाल, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो अगला उत्तराधिकारी है वो है संपति, जो कि कुणाल का पुत्र था। इसके बाद आपका आता है बृहस्पति, उसके बाद है वृषसेन, पुण्यधर्मन, और सबसे अंतिम में आता है पुण्यमित्र। आगे यदि हम बात करें तो मौर्य वंश के बाद जो है मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है, जिसका पहला राजवंश है शुंग राजवंश। शुंग राजवंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। इसका उत्तराधिकारी बनता है अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, ब्रजमित्र, भद्रक, भागवत, और सबसे अंतिम में आता है आपका देवभूति। तो ये क्रम रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्रमों को भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे फिर आपका स्टेट पीसीएस का हो, या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सारे घटनाओं को पूछा जाता है अरेंज करने के लिए, तो उस समय ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। शुंग वंश के बाद आता है आपका कन्नौज राजवंश। कन्नौज वंश के संस्थापक थे वासुदेव। इन्होंने देवभूति को हत्या करके कन्नौज वंश का स्थापना किए थे। वासुदेव के बाद आता है भूमिमित्र, उसके बाद नारायण, और उसके बाद अंतिम में आता है सुशर्मा। सुशर्मा का हत्या करता है शिमुख, और इस प्रकार से कन्नौज वंश का उत्तर भारत में समाप्ति हो जाता है। वहीं यदि हम बात करें कन्नौज वंश के बाद सातवाहन वंश के विषय में तो इसका संस्थापक था शिमुख। अब यहाँ पर ना काफी सारे राजवंश आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं राजवंश को रखे हैं सातवाहन वंश में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। जैसे कि सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कृष्णा आया, कृष्ण के बाद सतकर्णी प्रथम आया, उसके बाद सतकर्णी द्वितीय, लंबोदर, स्वाति, स्कंद स्वाति, मृगेंद्र सतकर्णी, कुंताला सतकर्णी, सतकर्णी तृतीय, इसके बाद पुल्लुमावी प्रथम, इसके बाद गौरा कृष्ण, हाला, पुल्लुमावी द्वितीय, पुरींद सेन, सुंदर सतकर्णी, चकोरा सतकर्णी, इसके बाद शिवाश्वती। शिवाश्वती के बाद आता है आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी, उसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, जिसे पुल्लुमावी तृतीय कहा गया है। इसके बाद वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी, उसके बाद यज्ञश्री सतकर्णी,
शिवश्री सतकर्णी, शिव स्कंद सतकर्णी, श्री याजन सतकर्णी, विजय सतकर्णी, चंद्रश्री सतकर्णी, पुल्लुमावी चतुर्थ। ये पुल्लुमावी चतुर्थ जो है वो सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। अब हम बात करते हैं सातवाहन वंश के समय में ही महामेघवाहन वंश, जिसे कि कलिंग का चेदी वंश भी कहा जाता है, इसका उदय होता है। चूंकि इस राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था, इसलिए चेदी वंश को महामेघवाहन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। और इसी चेदी वंश का प्रमुख राजा है खारवेल। कलिंग के चेदी वंश के बाद जो है इंडो ग्रीक शासक आते हैं। यदि हम इंडो ग्रीक शासकों के क्रम देखें तो सेल्यूकस निकेटर, उसके बाद एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस द्वितीय, डायोडोटस, डायोडोटस द्वितीय, यूथाइडेमुस जिसे कि यूथेडेमस भी कहा गया है, डेमेट्रियस प्रथम, यूक्रेटाइटिस, अपोलोडोटस, मिनांडर, मिनांडर का उत्तराधिकारी स्टेटो प्रथम, और इसका संरक्षिका बनती है उनकी माता एगथोक्लिया। इसके बाद आता है स्टेटो द्वितीय, हेलियोक्लिज, एंटियालकिडस, और सबसे अंतिम में आता है इंडो ग्रीक शासक हेरमायूस, जिसे कि हर्मियस भी कहा गया है। इंडो ग्रीक के बाद जो है भारत में शकों का आगमन होता है। भारत में शकों की 4 शाखाएं थी, जिनमें पहला था तक्षशिला के शक, दूसरा था मथुरा के शक, तीसरा था नासिक के शक, और चौथा था उज्जैन यानी कि मालवा के शक। यदि हम तक्षशिला के शक शासक की बात करें तो पहला शासक था माउस, उसके बाद आया था एजेज, और उसके बाद एजिलेसेज। मथुरा के शक वंश का संस्थापक था राजुल, उसके बाद आया था शोडास। नासिक के शक वंश का संस्थापक था भूमक, और उसका उत्तराधिकारी बना था नहपान। नासिक के जो शक थे अपने आप को क्षारात वंशीय कहा करते थे। उज्जैन के शक वंश का संस्थापक था चेस्टन, इसका उत्तराधिकारी था जयदामा, रुद्रदामन, और उसके बाद सबसे अंतिम में आता है रुद्र सिंह तृतीय। उज्जैन यानी कि जो मालवा के शक थे वो अपने आप को कार्दमक राजवंश के नाम से संबोधित करते थे। इसके बाद आता है पहलव वंश। पहलव वंश के जो प्रमुख शासक थे उनमें आता है मिथेडेट्रस, उसके बाद आता है गोंडोफर्निस। पहलव वंश के बाद भारत में कुषाण वंश की स्थापना होता है। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसेस, इसका उत्तराधिकारी था भीम कटफिसेस, कनिष्क, वाशिष्क, हुविस्क, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, कनिष्क तृतीय, और वासुदेव द्वितीय। इसके बाद दक्षिण भारत में संगम वंश का स्थापना होता है। संगम वंश में सबसे पहले चेर वंश आता है, उसके बाद चोल वंश। चोल वंश का सबसे प्रमुख राजा था कारिकल, और उसके बाद आता आपका पांड्य वंश। गुप्त वंश की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, इसका उत्तराधिकारी था घटोत्कच। उसके बाद आता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, उसके बाद बीच में आता है आपका यहाँ पे समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद आता है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, और सबसे अंतिम में आता है विष्णुगुप्त। इसके बाद जो है गुप्तोत्तर काल की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। इनमें सबसे पहले आता है वकाटक वंश, इसका संस्थापक था विंध्य शक्ति, और इसका उत्तराधिकारी था परवरसेन प्रथम। इसके बाद जो है उत्तर गुप्त वंश आता है। उत्तर गुप्त वंश के शासकों के क्रम देखें तो सबसे पहले आता है कृष्णगुप्त, उसके बाद आता है हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन, देवगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त, और सबसे अंतिम में आता आपका जीवित गुप्त द्वितीय। उत्तर गुप्त के बाद जो है मौखरी राजवंश का उदय होता है, और इस मौखरी राजवंश के संस्थापक थे हरिवर्मा। इसके बाद आता आपका आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, अवंती वर्मा, ग्रह वर्मा, और सबसे अंतिम में आता आपका सुव्रत वर्मा। इसके बाद जो है पुष्यभूति वंश, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, इसका उदय होता है। वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, इसीलिए इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। पुष्यभूति के बाद आता आपका नरवर्धन, उसके बाद राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, उसके बाद आता आपका प्रभाकर वर्धन, उसके बाद आता आपका राज्यवर्धन द्वितीय, और सबसे अंतिम में आता आपका हर्षवर्धन। इसके बाद जो है दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का उदय होता है। चालुक्य वंश की भी 3 शाखाएं थी। एक था बादामी यानी कि वातापी का चालुक्य, दूसरा था वेंगी यानी कि पृष्ठपुर के पूर्वी चालुक्य, और तीसरा था आपका कल्याणी के चालुक्य। यदि हम बात करें बादामी के चालुक्यों के क्रम के विषय में
तो पहला राजा था जयसिंह, उसके बाद रणराग, पुलकेशिन प्रथम, प्रीतिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय और सबसे अंतिम में आता है कृतिवर्मन द्वितीय। वहीं यदि हम बात करें वेंगी यानी कि पृष्ठपुर के पूर्वी चालुक्यों के विषय में, तो इसका संस्थापक था विष्णुवर्धन प्रथम। इसके बाद आता है आपका जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्मन, विष्णुवर्धन द्वितीय, सर्वलोकाश्रय जिसे कि मंगी भी कहा गया है या फिर इसे विजय सिंह के नाम से भी जाना गया है। इसके बाद आता है आपका जयसिंह द्वितीय, कोकुल विक्रमादित्य, विष्णुवर्धन द्वितीय, विजयादित्य प्रथम, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय, विष्णुवर्धन पंचम, विजयादित्य तृतीय, भीम प्रथम, विजयादित्य चतुर्थ, अम्मा प्रथम, विजयादित्य पंचम, विक्रमादित्य द्वितीय, भीम द्वितीय, युद्धमल द्वितीय, भीम तृतीय, इसके बाद अम्मा द्वितीय, अम्मा द्वितीय के बाद बादप, उसके बाद ताल द्वितीय, इसके बाद पुनः जो है अम्मा द्वितीय राजा बनता है। इसके बाद दानार नवा, चोड़ा भीम और सबसे अंतिम में आता है आपका शक्तिवर्मन प्रथम जो कि दानार नवा का पुत्र था। यदि हम बात करें कल्याणी के चालुक्य राजवंश के विषय में, तो इसका संस्थापक था तैलप द्वितीय। इसके बाद आता है आपका सत्याश्रय, इसके बाद आता है विक्रमादित्य पंचम, जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य चतुर्थ, सोमेश्वर तृतीय, जगदेकमल द्वितीय, तैलप तृतीय, जगदेकमल तृतीय और सबसे अंतिम में आता है सोमेश्वर चतुर्थ। इसके बाद जो है पल्लव वंश की स्थापना होती है। पल्लवों में किसकी स्थापना होती है, तो शाही पल्लव वंश की, और इसकी स्थापना होती है 575 ईस्वी में। इसके संस्थापक होते हैं सिंह विष्णु, इसका उत्तराधिकारी होता है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय। इसके बाद आता है आपका दंती वर्मन, नंदी वर्मन तृतीय, निरुपतुंग, अपराजित, नंदी वर्मन चतुर्थ और सबसे अंतिम में आता है आपका कंप वर्मा। इसके बाद जो है कश्मीर में कारकोट राजवंश की स्थापना होती है 596 ईस्वी में। इसके संस्थापक होते हैं दुर्लभ वर्धन, इसका उत्तराधिकारी होता है दुर्लभग जिसे प्रतापदित्य कहा गया है। इसके बाद आता है चंद्रापीठ जिसे वज्रादित्य कहा गया है, तारापीठ जिसे उदयादित्य कहा गया है, मुक्तापीठ जिसे ललितादित्य कहा गया है और सबसे अंतिम में आता है जयापीठ जिसे विनयादित्य कहा गया है। इसके बाद 730 ईस्वी में प्रतिहार राजवंश की स्थापना होती है जिसे हम गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जानते हैं। इसके संस्थापक होते हैं नागभट्ट प्रथम, इसका उत्तराधिकारी होता है ककुस्थ और देवराज। ककुस्थ कुछ समय के लिए शासन करता है, उसके बाद जो है देवराज कुछ समय के लिए शासन करता है और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज जिसे भोज प्रथम भी कहा गया है। इसके बाद महेंद्रपाल, उसके बाद आता है आपका भोज द्वितीय, महीपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल, महीपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल और सबसे अंतिम में आता है यशपाल। इसके बाद जो है 735 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना होता है। इसके संस्थापक थे दंती वर्मन, इन्होंने जो है 735 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के नींव रखे थे। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है कृष्ण प्रथम जिसे शुभतुंग कहा गया है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है गोविंद द्वितीय, ध्रुव जिसे धरावर्ष कहा गया है, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष जिसे कि निरुपतुंग कहा गया है, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय को अकाल वर्ष के नाम से भी जाना गया है और सबसे अंतिम में आता है कर्क द्वितीय। इसके बाद जो है पाल वंश का स्थापना गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में किया जाता है। यदि हम पाल वंश के शासकों के क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा गोपाल, उसके बाद धर्मपाल, देवपाल, सूरपाल, महेंद्रपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्योपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय, महीपाल प्रथम, नयपाल, विग्रहपाल तृतीय, महीपाल द्वितीय, सूरपाल द्वितीय, रामपाल, कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदनपाल और सबसे अंतिम में गोविंदपाल। पाल वंश के बाद जो है चोल वंश का स्थापना होता है 850 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे विजयालय और इसका उत्तराधिकारी बनता है आदित्य प्रथम, उसके बाद प्रांतक प्रथम, उसके बाद सुंदर चोल जिसे कि प्रांतक द्वितीय के नाम से भी जाना गया है। इसके बाद आता है राजाराज प्रथम जिसे अरिमोली वर्मन कहा गया है। इसके बाद आता है राजेंद्र प्रथम
राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजाराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजाराज तृतीय और सबसे अंतिम में आता आपका राजेंद्र तृतीय। इसके बाद पुनः जो है कश्मीर में एक नए राजवंश का उदय होता है जिसका नाम है उत्पल राजवंश। इसका स्थापना 855 ईस्वी में अवंती वर्मन के द्वारा किया गया था। अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी था शंकर वर्मन। उसके बाद आया गोपाल वर्मन, संकटा, सुगंधा, पार्थ, निर्जादित्य, चक्रवर्मन। इसके बाद सूर्यवर्मन प्रथम, उसके बाद शंकर वर्धन, उन्मत्त वर्मन जिसे कि पागलवंती भी कहा गया है, सूर्यवर्मन द्वितीय, पद्मावती, यशस्कर, वर्नाटा, संग्राम दे। इसके बाद परवगुप्त, खेमगुप्त, अभिमन्यु द्वितीय, नंदीगुप्त, त्रिभुवन, उसके बाद भीम और सबसे अंतिम में आया दिद्दा। इसके बाद जो है कश्मीर में ही लोहार वंश की स्थापना होता है दिद्दा के बाद, और इसके संस्थापक होते हैं संग्राम राज। संग्राम राज के बाद जो महत्वपूर्ण शासक इसके उत्तराधिकारी बने हैं उनमें नाम आता है अनंत का। उसके बाद कलश, हर्ष, उच्छल, सुसल, ये दोनों भाई थे और सबसे अंतिम में आया जयसिंह। आगे यदि हम बात करें तो सेन वंश का स्थापना होता है और इसके संस्थापक थे विजय सेन। सेन वंश का स्थापना पाल वंश के जो खंडहर था उसी पर किया गया था। इसके उत्तराधिकारी बनता है बल्लाल सेन, उसके बाद लक्ष्मण सेन, विश्वरूप सेन और सबसे अंतिम में आता है केशव दास। इसके बाद जो है उत्तर भारत में राजपूत राजवंशों का शासनकाल शुरू हो जाता है जिनमें नाम आता है गढ़वाल वंश का, परमार वंश का, चंदेल वंश का और भी कई सारे राजवंश हैं। यदि हम बात करें गढ़वाल वंश के बारे में तो इसके संस्थापक थे यशो विग्रा। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना था चंद्रदेव, उसके बाद गोविंद चंद्र गढ़वाल, उसके बाद जयचंद और सबसे अंतिम में आया था हरिश्चंद्र। यदि हम बात करें परमार वंश के बारे में तो इसका संस्थापक था उपेंद्र कृष्ण राज। इसका उत्तराधिकारी बना सियक हर्ष, मुज वागपति राज, सिंधु राज, भोज, जय सिंह और सबसे अंतिम में आया था उदयादित्य। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। इन्होंने 831 ईस्वी में चंदेल वंश का नींव रखा था। नन्नुक का उत्तराधिकारी था जयशक्ति। जयशक्ति को जेजाग भी कहा गया है। इसका उत्तराधिकारी था हर्षदेव, यशोवर्मा, धंग जिसे धंगदेव भी कहा गया है, उसके बाद गंड, विद्याधर, विजयपाल, देववर्मन और सबसे अंतिम में आता आपका कृतिवर्मन। चंदेल वंश के बाद आता आपका कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश की अगर हम बात करें तो इसमें भी कई सारे शाखाएं थी जैसे कि महिष्मती के कलचुरी, विदर्भ के कलचुरी, कालंजर के कलचुरी, त्रिपुरा के कलचुरी, सरयू पार के कलचुरी, कर्नाटक के कलचुरी और दक्षिण कौशल के कलचुरी। इन राजवंशों में सबसे इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए त्रिपुरी के कलचुरी। यदि हम इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक का नाम है वामराज देव। इसके उत्तराधिकारी थे शंकरगण प्रथम, लक्ष्मण राज प्रथम, कोकल प्रथम, शंकरगण द्वितीय, बालहर्ष, युवराज देव प्रथम, लक्ष्मण राज द्वितीय, शंकरगण तृतीय, युवराज देव द्वितीय, कोकल द्वितीय, गंगई देव विक्रमादित्य, कर्ण जिसे लक्ष्मी कर्ण भी कहा गया है, यश कर्ण, गया कर्ण, नरसिंह, जय सिंह और सबसे अंतिम में आता आपका विजय सिंह। इसके बाद दिल्ली में तोमर वंश का स्थापना हुआ था। इसके अगर हम उत्तराधिकारियों की बात करें तो सबसे पहला आपका व्रजट, इसके बाद जजुट, उसके बाद गोग और सबसे अंतिम में रुद्रेन। इसके बाद जो है चहमान वंश का स्थापना हुआ जिसे शाकंभरी वंश के नाम से भी जाना गया है। यदि हम चहमान वंश के शासकों के क्रम देखें तो सबसे पहला आपका आता है वासुदेव। इसके बाद सिंहराज जिसे वागपति राज प्रथम भी कहा गया है। इसके बाद विग्रह राज द्वितीय, दुर्लभ राज, अजय राज, अर्णोराज, जगदेव, विग्रह राज चहमान चतुर्थ जिसे विशल देव भी कहा गया है, अपर गांगे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कहा गया है। इसके बाद आता आपका गोविंद राज। चहमान वंश के समय में ही गुजरात के अनिलवाड़ा में एक नए चालुक्य राजवंश का उदय होता है। इसका संस्थापक था मूलराज प्रथम। इसका उत्तराधिकारी था चामुंड राय, बल्लभराज, दुर्लभराज, भीमराज प्रथम, कर्ण, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय। इसके बाद जो है 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो इसमें भी 5 अलग अलग राजवंशों के द्वारा रूल किया गया था जिनमें पहला था गुलाम वंश,
उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आया आपका तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और इसके बाद फिर लोधी वंश। एक एक करके सभी के क्रम जानते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक के विषय में। तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यदि आपसे कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ये बेसिकली गुलाम था, इसलिए इसके राजवंश को गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना आराम शाह। इसके बाद आया आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद। इसके बाद जो है गयासुद्दीन बलबन आया। गयासुद्दीन बलबन के बाद कैकूबाद और सबसे अंतिम में आया था कैमूर। गुलाम वंश के बाद आया आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में किया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का उत्तराधिकारी बना अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद शहाबुद्दीन उमर, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश के बाद जो है तुगलक वंश आया और इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का स्थापना किए थे। इसके बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह, हुमायूं खां और सबसे अंतिम में आता आपका महमूद शाह। इसके बाद जो है 1414 ईस्वी में खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश का स्थापना किया गया था। इसका उत्तराधिकारी है मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद जो है 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश का स्थापना किया गया था। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी है सिकंदर लोदी। उसके बाद अंतिम में आता आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का भी अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। इसके समय में ही 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर के साथ और बाबर जो है विजयी रहा और यहाँ पर मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। अब यदि हम आगे बात करें तो तुगलक वंश के शासक जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, उसके समय में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। अब यदि हम विजयनगर साम्राज्य के शासकों का क्रम देखें तो इसमें भी अलग अलग राजवंशों ने रूल किया है। जैसे कि सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सालू वंश, उसके बाद तुलु और सबसे अंतिम में अराविडु वंश। संगम वंश के संस्थापक था हरिहर और बुक्का। इसका उत्तराधिकारी बना हरिहर द्वितीय, विरूपाक्ष प्रथम, बुक्का द्वितीय, देवरा प्रथम, देवरा द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और सबसे अंतिम में विरूपाक्ष द्वितीय। इसके बाद जो है सालू नरसिंह ने सत्ता को अपने हाथों में लिया और सालू वंश का स्थापना किया। सालू नरसिंह का उत्तराधिकारी था इमादुद्दीन नरसिंह। क्योंकि ये अल्पवयस्क था इसके लिए इसका संरक्षक बना था नरसा नायक। इसके बाद जो है वीर नरसिंह के द्वारा तुलु वंश का स्थापना किया गया था। इसका उत्तराधिकारी बना कृष्णदेव राय, अच्युत राय, वेंकट प्रथम और सदाशिव। सदाशिव के बाद जो है तिरुमल ने आराविडु वंश का स्थापना किया। तिरुमल का उत्तराधिकारी था श्रीरंग प्रथम, वेंकट द्वितीय, श्रीरंग द्वितीय, रामदेव, वेंकट तृतीय और सबसे अंतिम में आता है श्रीरंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य के बाद जो है 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही बहमनी राजवंश का स्थापना हुआ था और ये किया गया था हसन गंगू के द्वारा, जिसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बहमनी साम्राज्य के शासकों का क्रम देखें तो सबसे पहले हसन गंगू, उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद, दाऊद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय, गयासुद्दीन तहमतन शाह, शमसुद्दीन दाऊद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज शाह, शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, हुमायूं शाह, निजामुद्दीन अहमद शाह तृतीय, शमसुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय, शिहाबुद्दीन महमूद, अहमद शाह चतुर्थ, अलाउद्दीन शाह, वलीउल्लाह शाह और सबसे अंतिम में आता है आपका कलीमुल्लाह शाह। ये बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। बाद के दिनों में क्या होता है कि बहमनी साम्राज्य 5 हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे कि बरार में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इमादुद्दी वंश का स्थापना फतेउल्लाह इमादुद मुल्क के द्वारा किया गया था। वहीं बीजापुर में आदिल शाही वंश का स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था। अहमदनगर में निजाम शाही वंश का स्थापना मलिक अहमद के द्वारा किया गया था, जिसे निजामुल मुल्क का उपाधि प्राप्त था। इसके बाद अगर हम बात करें तो गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था और बीदर में बरिद शाही वंश का स्थापना अमीर अली बरिद के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के विषय में। मुगल साम्राज्य की यदि हम बात करें तो इसके संस्थापक थे बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय हासिल करने के बाद 1526 ईस्वी में भारत में
मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। बाबर का उत्तराधिकारी बना हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, इसके बाद आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और सबसे अंतिम में आया था बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय को चूंकि जफर का उपाधि प्राप्त था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। आगे यदि हम बात करें तो इसी समय मराठा साम्राज्य का भी उदय हुआ था और इसके संस्थापक थे शिवाजी। चूंकि शिवाजी को छत्रपति का उपाधि प्राप्त था, इसलिए शिवाजी को छत्रपति शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तराधिकारी था संभाजी, इसके बाद राजा राम, इसके बाद शिवाजी द्वितीय, शाहू और सबसे अंतिम में आया था राजाराम द्वितीय। शाहू के विषय में अगर हम बात करें तो इसके समय में ही पेशवा जो है इसकी शुरुआत होती है। पेशवा में सबसे पहले आया था बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना था बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, माधव नारायण, उसके बाद नारायण राव, रघुनाथ राव, उसके बाद सवाई माधवराव। सवाई माधवराव को माधव नारायण द्वितीय के नाम से भी जाना गया है और सबसे अंतिम में आता आपका बाजीराव द्वितीय। आगे यदि हम बात करें तो मध्यकाल में ही भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की शुरुआत होती है। यदि हम भक्ति आंदोलन के संतों के क्रम देखें तो इसमें आता है अंडाल, उसके बाद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, नामदेव, ज्ञानेश्वर, रामानंद, कबीर, कुंभनदास, गुरु नानक देव, हरिदास, वल्लभाचार्य, सूरदास, श्री चैतन्य, परमानंद दास, कृष्णदास, मीराबाई, उसके बाद शंकर देव, इसके बाद तुलसीदास, दादू दयाल और सबसे अंतिम में आता है तुकाराम। आगे यदि हम बात करें तो सूफी आंदोलन के समय में ही सिख धर्म का भी शुरुआत होता है। तो इन सभी की विशेषता आने वाली वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे। ये एक क्रम था जहाँ पर हम लोग राजवंश के बारे में जाने, उनसे जुड़े हुए जितने भी शासक थे उनके क्रम को जाने। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।